हरे कृष्णा। हम लोग ने लास्ट टर्न पे कौन सा अप्रोच पढ़ा था बेटा? एफएम में कैपिटल स्ट्रक्चर में कौन सा अप्रोच पढ़ा था? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अच्छा, उसमें मैंने आपको शायद एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दिया था ना। चलिए पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। उसमें क्या था नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में? ईबीआईटी 1 - टी को जब हम डिवाइड कर रहे थे केओ से, तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म आ रही थी। और वैल्यू ऑफ फर्म में अगर हम वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर रहे थे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ रही थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया? ईबीआईटी लिया, इंटरेस्ट माइनस किया, ईबीटी आया, टैक्स माइनस किया, ईएटी आया, और ईएटी को क्या कर दिया? वैल्यू ऑफ इक्विटी से डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड किया क्या आ गया? के। और या फिर के निकालने का एक और तरीका ये भी था, तो आपको मैंने दोनों में से ऑप्शन दिया था, जो आपको अच्छा लगा वो कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम लोग क्वेश्चंस की बात करें अगर, तो हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे यहाँ पे? आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था इस पे, है ना? 5 हो गया था, 6 भी हो गया था, और 7th भी हो गया था। हो गया था। अच्छा, 7th का बी पार्ट होमवर्क में था। तो पहले तो 7th के बी पार्ट का आंसर आपका ये मैच कर गया, ये आ गया सबका 20.5%। और सेकंड वाले पार्ट का आप समझ गए थे, क्योंकि ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत आपको जरूरी चीज समझिए, अगर आप समझ पाए तो, जो भी आपने 3 क्वेश्चंस करे थे इस पे, एक बाकी मैंने होमवर्क दिया था, अभी इस पे आता हूं। इन तीनों ही क्वेश्चंस में टैक्स जीरो था। क्वेश्चन 5 आप देखते हैं तो इसमें टैक्स था? नहीं था, जीरो था। 6 में भी टैक्स जीरो था, एज वेल एज क्वेश्चन नंबर 7 में भी नो टैक्स वर्ड था, यानी टैक्स जीरो था। जब बात करते हैं एनओआई अप्रोच की, तो एनओआई अप्रोच जब डेविड साहब ने दिया था, तो डेविड साहब की जो एजम्पशन थी उसमें से ये एनओआई अप्रोच था ना। एनओआई अप्रोच में जो एजम्पशन थी उसमें से एक एजम्पशन थी कि टैक्स नहीं है। लेटर ऑन, अब ध्यान से सुनना आज की बात, लेटर ऑन डॉरेन डेविड साहब ने कहा कि साहब, अगर टैक्स होगा, अगर टैक्स होगा तो थोड़ा सा फर्क आएगा। अगर टैक्स होगा तो वैल्यू ऑफ फर्म, जिस कंपनी में डेट होगा, वैल्यू ऑफ फर्म जिस कंपनी में डेट होगा, उस कंपनी की थोड़ी सी ज्यादा आएगी। फिर से समराइज कर रहा हूं, अगर टैक्स नहीं है और दो कंपनियां हैं जो दोनों आइडेंटिकल हैं इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट देयर कैपिटल स्ट्रक्चर। लेट्स से एक कंपनी में डेट नहीं है, केवल इक्विटी फाइनेंस्ड है, और दूसरी कंपनी में इक्विटी भी है और डेट भी है, लेकिन कहीं पे भी पूरे क्वेश्चन में अगर टैक्स नहीं दिया है, टैक्स का कोई रेट नहीं है, तो ऐसे केस में जो इक्विटी फाइनेंस्ड है, जिसमें उसकी जो वैल्यू ऑफ फर्म आएगी, और जिसमें इक्विटी और डेट दोनों है, उसकी जो वैल्यू ऑफ फर्म आएगी वो इक्वल आएगी, सेम आएगी। अगर टैक्स नहीं है तो जिसमें डेट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लेवरेज्ड फर्म या लीवर्ड फर्म। लेवरेज मीन जिसमें डेट है, और जिसमें डेट नहीं है अनलेवरेज्ड फर्म या अनलीवर्ड फर्म। तो अगर टैक्स जीरो है, समझना बहुत ध्यान से, 99% उम्मीद यही है कि आपको एग्जाम में 99, 1% वो भी सिखाऊंगा लेकिन अभी आज, कि आपको टैक्स नहीं देगा। तो अगर टैक्स नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो चाहे अगर दो कंपनियां हैं, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर का अगर अंतर है, ईबीआईटी वगैरह सब सेम है, सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर अंतर है। एक अनलेवरेज्ड फर्म है जिसमें डेट नहीं है, और एक लेवरेज फर्म है जिसमें डेट भी है। दोनों की वैल्यू ऑफ फर्म एज पर एनओआई अप्रोच सेम आएगी। लेकिन अगर टैक्स होगा, जो मैंने आपको याद करिए जानबूझ के, मैंने आपको लास्ट टर्म पे क्वेश्चन दिया था रूटा बूटा वाला, जो हम लोग ने एनआई से तो किया ही था, एनओआई से भी मैंने जानबूझ के होमवर्क में आपको दिया था। उस क्वेश्चन में टैक्स था,
उस क्वेश्चन को देने का मेरा पर्पस यही था क्योंकि अगली क्लास में मेरे को सिखाना था। अगर क्वेश्चन में टैक्स होगा तो डॉरेन डेविड साहब ने, जिन्होंने एनवाई अप्रोच दिया, एनवाई अप्रोच की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा बाद में कि सर अगर टैक्स होगा तो जो वैल्यू ऑफ फर्म आएगी वो पहले आप निकालिए अनलीवर्ड फर्म की। पहले किसकी निकालिए सर? अनलीवर्ड फर्म की। और तरीका वही रखिए जो आपको सिखाया था, EBIT 1 माइनस टी डिवाइड किससे कर रहे थे? केओ से। तो कह रहे साहब ऐसे में वैल्यू आएगी अनलीवर्ड फर्म की। हमने कहा सर और जो लीवर्ड फर्म होगी, लीवर्ड फर्म, लेवरेज्ड फर्म जिसमें डेट है, कह रहे उसमें क्या करिएगा सर, उसकी वैल्यू के लिए आप अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू उठाइएगा और उसमें प्लस कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा डेट इनटू टैक्स रेट। फिर से समझते हैं, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म वैसे ही निकलेगी जैसे आपको निकालना सीखा था। अभी मैं आपको 2 नोट लिखवाऊंगा। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म वैसे ही निकलेगी जैसे अपन ने निकालना सीखा था, EBIT 1 माइनस टी अपॉन क्यू। लेकिन जब लीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालेंगे, वो भी कब? जब टैक्स होगा। तो जब लीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालेंगे, इधर मैं लिख रहा हूं, बाकी भी नीचे मैं आपको लिखाऊंगा। जब लीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालेंगे, VL मतलब सर, V मतलब वैल्यू, L मतलब लीवर्ड फर्म, ठीक है ना, इज इक्वल टू, वो होगी किसके बराबर सर? वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म सर कैसे आएगी? वो तो वैसे ही आएगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। वो कैसे आएगी सर? EBIT 1 माइनस टी अपॉन क्यू, ये तो ऐसे ही आएगी सर। और लीवर्ड फर्म सर की वैल्यू सर कैसे आएगी? अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू उठाइए और उसमें क्या कर दीजिए सर? डेट में मल्टीप्लाई कर दीजिए टैक्स रेट। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से समझना। मान लो एक क्वेश्चन में डेट तो है लेकिन टैक्स 0 है। डेट तो है लेकिन टैक्स 0 है। अगर डेट है और टैक्स 0 है, डेट कितना भी, मान लो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, मान लो 1 लाख रुपए फॉर एग्जांपल, 1 लाख इंटू 0 कितना होगा? 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0। यानी अगर टैक्स रेट 0 है तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। जब ये पोर्शन 0 हो जाएगा तो वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म और वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म बराबर होगी। तभी जब आपने, मैंने जानबूझ के उस समय आपको नहीं छेड़ा, क्योंकि जब आपने क्वेश्चन 5 किया, क्वेश्चन 6 किया, क्वेश्चन 7 किया, तीनों ही केसेस में, तीनों ही क्वेश्चंस में टैक्स था नहीं। तो जब टैक्स नहीं था तो अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू जैसे निकलती है वैसे ही लीवर्ड फर्म की वैल्यू निकलती है। आप देखें, अगर मैं आपको दोबारा लेके चलूं, क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 में टैक्स नहीं था लेकिन डेट था। जैसे 5 में तो बल्कि 3 केसेस थे डेट के, एक में 30% था, एक में 40, एक में 50। तीनों ही केसेस में अगर आप ध्यान से देखो तो वैल्यू ऑफ फर्म सेम आई थी। वैल्यू ऑफ फर्म में अंतर आया ही नहीं क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स नहीं था। यानी अगर सर इस क्वेश्चन में डेट 0 भी होता, मान लो एक केस और होता कि सर 0% डेट होता, 0% बोले तो अनलीवर्ड फर्म, तो भी वैल्यू ऑफ फर्म 40 लाख ही आती। भाई ऐसे ही करते, 4 लाख को डिवाइड करते 10% से, 40 लाख ही आती। यानी जब टैक्स नहीं होगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझते जाना, कौन से अप्रोच के लिए सीख रहा हूं? एनवाई, हाँ ये बात एनवाई। जब टैक्स नहीं होगा तो चाहे अनलीवर्ड फर्म हो, ये फर्म जिसमें डेट नहीं होता वो थी अनलीवर्ड, चाहे अनलीवर्ड फर्म हो चाहे लीवर्ड फर्म हो, वैल्यू ऑफ फर्म सबकी सेम आती है। 5 में भी टैक्स नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो उसमें भी टैक्स कहीं पे नहीं था। डेट था लेकिन टैक्स नहीं था, तो वैल्यू ऑफ फर्म आपने अपने तरीके से बिल्कुल अच्छे से निकाली, वही EBIT 1 माइनस टी अपॉन KO करके। 7 में भी टैक्स नहीं था। लेकिन कभी अगर क्वेश्चन में टैक्स आ जाएगा, क्वेश्चन में टैक्स आ जाएगा तो क्या करेंगे सर? वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले तो वही करेंगे सर, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू निकालेंगे। अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू हमको पता है कैसे निकलती है सर, EBIT बोलो, बार बार बोलो, हम जानबूझ के बार बार लिखते, 1 माइनस टी अपॉन KO। और फिर क्या करेंगे सर? लीवर्ड फर्म के लिए ना सर, अनलीवर्ड फर्म की वैल्यू ले लेंगे प्लस डेट। डेट ले रहा हूं, इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं, डेट जितना डिवेंचर्स हैं या लोन है, डेट इनटू क्या सर?
टैक्स रेट, तब आएगी लीवर्ड फर्म की वैल्यू। यानी अगर टैक्स होगा, मेरा एक क्वेश्चन छोटा सा आपसे, यानी अगर टैक्स होगा तो लीवर्ड फर्म की वैल्यू ज्यादा आएगी कि अनलीवर्ड की? अगर टैक्स होगा और एज पर एनवाई अप्रोच दो कंपनियां हैं, एक लीवर्ड एक अनलीवर्ड, किसकी वैल्यू ज्यादा आएगी? लीवर्ड की। जाहिर सी बात, तो आपको दिख ही रहा है, क्योंकि लीवर्ड की वैल्यू तब आ रही है जब अनलीवर्ड की वैल्यू में आप डेट इंटू टैक्स रेट करें। ठीक है ना जी। अब जहां पे आपने एनवाई अप्रोच लिखा है, वहां पे दो नोट मैं लिखवाने वाला हूं, लेकिन पहले मैं आपको पढ़ाता हूं फिर लिखना। पहले मैं पढ़ा दूं। यानी आप क्या करेंगे, आपने एनवाई अप्रोच की जो मैंने टेबल आपको दी है, वहां जहां वैल्यू ऑफ फर्म लिखा है, वहां पे एक स्टार या एस्ट्रिक टाइप का बना लेंगे, और जहां जगह होगी वहां ये दो नोट लिखेंगे। जहां भी ऊपर नीचे, अगर नीचे जगह है तो नीचे एस्ट्रिक बना के लिख लो, आप समझ जाओगे इस एस्ट्रिक का मतलब क्या है, तो समझते हो ना, वो रेफरेंस है। लेकिन पहले पढ़ लें ये दो नोट, पहले पढ़ा दूं है? तो चलो पहले पढ़ लो फिर नोट करोगे, कि पहले नोट करोगे? जैसा आप कहोगे, दोनों ही ऑप्शन है। नोट करना हो तो आप पहले नोट कर लो, जैसे आप, नहीं तो तसल्ली नहीं मिलेगी ना, मन अशांत रहता है कि पता नहीं हम नोट कर पाएंगे कि नहीं। नोट कर लो। कहां पे नोट कर रहे हैं सर हम लोग? बेटा जहां पे एनवाई अप्रोच की टेबल दी थी मैंने आपको, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की टेबल दी थी ना बनी हुई, पूरा फॉर्मेट दिया था, वहां पे मिला ना आपको? नहीं मिला? वहां पे जहां वैल्यू ऑफ फर्म लिखा है, वहां एस्ट्रिक बना करके ये दो नोट लिख लो। सर अगर यहां हमारे पास जगह ना हो तो ऊपर नीचे कहीं भी लिख लो, कहीं जगह ना हो कॉपी में लिख लो, नहीं तो हाथ में लिख लो, जहां लिखना हो वहां लिख लो। अगर तब तक ना नहाना हो एग्जाम तक तो हाथ में भी लिख सकते हैं। लिखो फिर समझा देता हूं। थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आपको लिखने में इजी रहे। ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ तो बोलो, लिख रहे हो तुम लोग? कुछ लिख दिया करो, गुड मॉर्निंग समथिंग, तो हमें लगता रहेगा तुम लोग भी हो हमारे पास पास, है ना? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो अच्छा लगे वो लिख दो। हो, चलो यस सर तो आया। आया, सुन रहे हैं इसका मतलब। लिख भी रहे हैं ना आप लोग, लिखते भी रहिएगा। लिख लिया? अब पढ़ो।
सबने लिख लिया? अब देखते हैं क्या लिखा है। नोट नंबर 1 में ये लिखा है कि ये जो वैल्यू ऑफ फर्म आती है ये तभी आएगी, तभी सही मानी जाएगी जब या तो टैक्स जीरो हो या अनलेवरेज्ड फर्म हो। इन दोनों में कोई भी एक बात। अगर मान लो फॉर एग्जांपल लेवरेज फर्म है और टैक्स जीरो है तो भी यही वैल्यू रहेगी, और अगर टैक्स है लेकिन अनलेवरेज फर्म है तो भी यही वैल्यू रहेगी। मतलब फिर से समझो, ये वैल्यू कब कब ठीक है, एज इट इज ये वैल्यू कब कब ठीक है बताओ, जब टैक्स या तो जीरो और या डेट जीरो या दोनों जीरो। लेकिन अगर क्वेश्चन में डेट भी है और टैक्स भी है, ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आपको इस वैल्यू में कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? डेट इंटू टैक्स रेट, तब आएगी लेवरेज फर्म की वैल्यू। तो एक बार पढ़ के देखते हैं नोट 1। दिस वैल्यू ऑफ फर्म होल्ड्स ट्रू व्हेन देयर इज जीरो टैक्स और फॉर अनलेवरेज्ड फर्म, या तो जीरो टैक्स हो या फर्म ही अनलेवरेज्ड है, डेट ही नहीं है। दूसरा केस, इन केस ऑफ लेवरेज फर्म क्या करना पड़ेगा सर? ऐड करना पड़ेगा डेट इनटू टैक्स रेट। किसमें? इसी वैल्यू में, इन अबव वैल्यू, यानी इसी इसी वैल्यू में हम ऐड करेंगे डेट इनटू टैक्स रेट टू गेट द वैल्यू ऑफ लेवरेज फर्म। यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? अब इसी के नीचे और जगह है आपके पास, है ना? ऐसे लिख लो इसी के नीचे नोट 3 करके, नोट 3 करके लिख लो, या देयरफॉर वैल्यू ऑफ अनलेवरेज्ड फर्म इज इक्वल टू, अब आप समझ पाओगे क्या लिखा है, VUL, वैल्यू ऑफ अनलेवरेज्ड फर्म। कुछ लोग केवल V और U लिखते हैं, U मींस अनलेवरेज्ड, और UL लिख सकते हैं, और आप पूरा भी लिख सकते हैं। VUL यानी वैल्यू ऑफ अनलेवरेज्ड फर्म इज इक्वल टू, वही चीज को लिख रहा हूं। बताओ क्या फॉर्मूला है एनवाई अप्रोच के हिसाब से? EBIT 1 माइनस T अपॉन बेटा K। एंड नेक्स्ट लाइन में वैल्यू ऑफ लेवरेज फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलेवरेज्ड फर्म प्लस, बताओ क्या बेटा, डेट इनटू टैक्स रेट। ठीक है, ये लिख लिया आपने। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और है इतनी जगह है आप लोग के पास लिखने के लिए, है? छोटा छोटा लिखो, बस एक ही और लाइन लिखवाएंगे, और वैल्यू ऑफ लेवरेज्ड फर्म इज इक्वल टू क्या? देखो, अनलेवरेज्ड फर्म की वैल्यू EBIT 1 माइनस टी अपॉन क्यू, ये अनलेवरेज को लिख दिया, प्लस बताओ क्या? वेरी गुड, डेट इनटू टैक्स रेट। बेहतरीन, बिल्कुल सुंदर सा बताया आपने। ये एक ही चीज लिखी और करके, समझ गए ना? मतलब ये मैंने इसलिए लिखवाया कि मान लो एक ही फर्म दी है, लेवरेज भी है टैक्स भी, आप परेशान हो गए कि अनलेवरेज तो है नहीं, तो कुछ नहीं, EBIT 1 माइनस टी अपॉन KO प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था ना, रूटा बूटा वाला एनवाई अप्रोच, वो फिर से एक बार लगाओ ना, क्योंकि घर पे आपने लगाया होगा तो दोनों वैल्यू आपने सेम पाई होंगी। जबकि अब जिसमें टैक्स था, डेट था मतलब जिसमें रूटा रूटा में आई थिंक डेट भी था, उसकी वैल्यू डिफर करेगी। तो एक बार फिर से उसको लगाओ, जरा ट्राई करो।
ठीक, ये नोट कर लीजिए और करके ये लिख लिया। वही बस अनलेवरेज फर्म को ही हमने ऐसे लिख दिया कि वैल्यू ऑफ अनलेवरेज फर्म ईबीआईटी 1 - टी अपॉन केओ होती है, और फिर डेट इनटू टैक्स रेट कर रहे हैं, तो दोनों एक ही बात है। मतलब नोट कर लीजिए, ये भी नोट कर लीजिए, नीचे वाला पोर्शन भी नोट कर लो। तो हमेशा जब भी एनओआई अप्रोच में दो कंपनियां हों जो आइडेंटिकल हों इन एवरी रिस्पेक्ट, सिर्फ उनके कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग हों, ऐसे में पहले वैल्यू निकालना अनलेवरेज्ड वाली फर्म की जिसमें डेट ना हो, और फिर वैल्यू निकालना लेवरेज्ड फर्म की जिसमें डेट भी हो। ठीक, तो अब वो रूटा बूटा वाला में चले, और उसको ना मैंने ना ये फ्रेम भी कर दिया है एनओआई अप्रोच के हिसाब से, ये बना दिया है क्वेश्चन आपका, सेम क्वेश्चन कर दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 8 इसको नंबरिंग दे दी है, और ये मैंने कर दिया है एज पर एनओआई अप्रोच, वही क्वेश्चन है। तो एक बार फिर से पढ़ा लेता हूं, देखते हैं क्या है। रूटा मैक्स लिमिटेड एंड बूटा मैक्स लिमिटेड ऑपरेट इन द सेम रिस्क क्लास एंड आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट। सब तरीके से आइडेंटिकल है, मतलब एक ही तरीके के प्रोडक्ट में दोनों डील करते हैं, ईबीआईटी वगैरह भी सेम ही है, एक्सेप्ट दैट रूटा मैक्स लिमिटेड यूजेस डेट फाइनेंसिंग, यानी रूटा लेवरेज्ड फर्म है, और while Bhuta Max Limited does not opt for debt financing, that is बूटा में कहीं ना कहीं, आप मतलब कहीं ना कहीं क्या मतलब नहीं है, डेट नहीं है, यानी अनलेवरेज फंड। रूटा मैक्स लिमिटेड में कितना डेट है सर? 25 लाख रुपीस के डिबेंचर हैं जिनका कूपन रेट, इंटरेस्ट रेट 10% है। both the companies earn 20% profit before EBIT, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो यानी ये कौन सी अर्निंग हो गई? ईबीआईटी हो गई, इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले। और 20% प्रॉफिट सर किसका कमाते हैं? ऑन देयर टोटल एसेट ऑफ 50 लाख। तो आपने 50 लाख का लास्ट टर्म पे बताया भी था, 20% 10 लाख, ईबीआईटी जो है वो 10 लाख का है, दोनों कंपनियां का। कैपिटलाइजेशन रेट फॉर एन ऑल इक्विटी कंपनी इज 15%। ऐसी कंपनी जिसमें केवल इक्विटी है उसका कैपिटलाइजेशन रेट 15% है। यानी जरा समझिए, एक ऐसी कंपनी जिसमें केवल इक्विटी, डेट है नहीं, ऐसी कंपनी का जो केई होगा वही उसका केओ होगा, और एज पर एनवाई अप्रोच जो एक कंपनी का केओ होगा वही दूसरे का केओ होगा। यानी दिया है केई, बट हम लोग एनओआई के हिसाब से इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं? केओ। अगर केओ लिख के दिया होगा तो भी केओ, और अगर ऐसे लिख करके दे रहा है कि पूरी इक्विटी फाइनेंस वाले के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है, तो फॉर एनओआई ये हमारे लिए केओ है। ठीक है ना जी। कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 30% का, और आपको बस दोनों कंपनी की वैल्यू निकालनी, नथिंग एल्स, ऑफ बोथ दी कंपनीज अकॉर्डिंग टू एनवाई अप्रोच। तो पहले किसकी निकलवाऊं बताओ, रूटा की बूटा? अनलेवरेज, अनलेवरेज कौन है? बूटा। तो पहले बूटा आप लोग भी निकालिए, वो आपने घर से भी निकाली होगी तो बिल्कुल सही आई होगी। बूटा की बताओ, बूटा की कितनी आएगी भाई? ईबीआईटी आपका 10 लाख का ईबीआईटी, 1 - टैक्स, यानी ईबीआईटी 1 - टैक्स है 30%, यानी 0.3, 30% मतलब 0.3, और डिवाइड बाई किससे करेंगे सर? क्यू से। क्यू कितना है बेटा? 15% का। तो ये देखो, ये मैंने किया है कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ बूटा मैक्स लिमिटेड जो अनलेवरेज्ड फर्म है अंडर नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ये आप लोग ने सही निकाला होगा, है ना। तो ईबीआईटी 1 - टी, 10 लाख ब्रैकेट में 1 - 0.3 टैक्स रेट है, डिवाइड किया है 15% से, तो वैल्यू आ गई है अनलेवरेज्ड फंड की यानी बूटा की 46,66,667 रुपीज। आप चेक करो, आपकी यही आ रही थी। अब बताओ रूटा की क्या यही वैल्यू होगी कि थोड़ी ज्यादा होगी? थोड़ी ज्यादा होगी, निकालो ना एक बार। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक आप बता रहे हो, बहुत बढ़िया।
आ गया 54,16,667, क्योंकि आपने लेवरेज फर्म के लिए क्या करना है, अनलेवरेज फर्म की वैल्यू तो लेनी ही लेनी है, प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। और डेट 25 लाख रुपीस का डेट उठाया है, ब्याज नहीं उठाया, डेट। तो डेट हमारा 25 लाख रुपए का क्वेश्चन में दिया है, टैक्स रेट 30% है, तो इंटू 30% या इंटू 0.3 भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो ये 7,50,000 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो 54,16,667। ये राउंड ऑफ कर दिया, 1 रुपए बढ़ा दिया। मतलब अब जहां लाखों में बातें हो रही हैं, वहां डेसिमल लगा के कोई फायदा नहीं है। वैसे भी अपने रुपए की कीमत अब बची क्या है, 0.66 कीमत है। 1 रुपए की भी कीमत नहीं। भिखारी को अगर 1-2 रुपए दोगे तो तुमको अपने गले से 10 रुपए देगा, क्या हो तुम भी बगल में बैठो, है कि नहीं। आज के समय में रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाएं, वेटर को 50 की टिप भी दें तो ऐसे ऐसे घूर के देखता है कि पूछिए नहीं, जैसे फ्री का खाना आप खा करके आ रहे हैं। उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, तो इसलिए राउंड ऑफ कर दिया। अब आप बिल्कुल डिक्टो लिख के एग्जैक्ट एग्जैक्ट लिखाइएगा। अब डॉलर ऑर्डर होते तो उसमें सेंट्स होते तो उसकी ना, उनके 0.66 अपने में कन्वर्ट करते तो 50-60 रुपए हो जाते हैं। यहाँ अपने में क्या ही वैल्यू दिख ही रही है, वैल्यू। हम लोग छोटे में 1 रुपए मांगा करते थे टॉफी के लिए, अब बच्चे 100 रुपए मांगते हैं टॉफी के लिए। आपके जब बच्चे पैदा होंगे, लाओ 1000 रुपए लाओ, टॉफी खरीदने जा रहे हैं। इस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। खैर, नोट कर लिया है सभी ने। अच्छा जी, अब तो भाई साहब एनआई अप्रोच भी सीख गए हैं और एनओआई भी सीख गए। टोटल 4 अप्रोचेस सीखने हैं, जिसमें एक है नेट इनकम अप्रोच सीख चुके, दूसरा है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच सीख चुके, और तीसरा सीखने जा रहे हैं कौन सा, ट्रेडिशनल अप्रोच। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच सीखने से पहले एक मिनट मेरी तरफ देखिएगा, पहले एक बार हमको बताइए एनआई अप्रोच क्या कह रहा था। एनआई अप्रोच की ओवरऑल थीम, पूरा पर्टिकुलर से लेकर के वो नहीं पूछ रहा आपसे, एनआई अप्रोच की ओवरऑल थीम क्या थी। उसकी थीम ये थी कि भाई साहब केडी जो होता है वो केई से कम होता है, एंड केडी कांस्टेंट होता है। एनआई की बता रहा हूं, नेट इनकम अप्रोच की, केडी कांस्टेंट होता है एंड केई भी कांस्टेंट होता है। और उसने कहा था कि सर जैसे जैसे आप डेट का वेट बढ़ाओगे, वैसे वैसे होगा क्या सर, आपका कहीं ना कहीं केओ कम हो जाएगा। क्यों केओ कम हो जाएगा, क्योंकि जब डेट का वेट बढ़ा रहे हैं, डेट का वेट और डेट की कॉस्ट कांस्टेंट है जो कि इक्विटी से कम है, तो वो फायदा देगी। कॉस्ट ऑफ डेट कम होती है ना, तो फायदा मिलेगा, इसलिए आपका केओ कम होता जाएगा। तो अल्टीमेटली एनआई की थीम ये थी कि जितना डेट बढ़ाते जाओगे, एनआई की थीम थी, उतना केओ कम होता जाएगा और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती जाएगी। यानी अगर कभी हमसे कोई एनआई की अप्रोच की थीम पूछे कि एनआई के हिसाब से ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, तो हम उसमें कहेंगे कि डेट एज मच एज पॉसिबल उतना रख लो, जितना ज्यादा डेट रखोगे सबसे अच्छा, वही ऑप्टिमम होगा। और एनओआई जब पढ़ा हम लोगों ने, तो एनओआई ने कहा कि साहब इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो मोह माया है। आप डेट का वेट अगर बढ़ाओगे भी तो इक्विटी की रिस्क बढ़ जाएगी, और इक्विटी की रिस्क बढ़ेगी तो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब बढ़ जाएगा तो डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जिसका वेट बढ़ाने से जो फायदा मिलने वाला था वो फायदा इक्विटी से ऑफसेट हो जाएगा। इसलिए क्यों स्टेबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो गिरेगा नहीं। तो उसने कहा कहीं ना कहीं कि हर एक कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है, आप कुछ भी रख लो, केओ और वैल्यू ऑफ फर्म में जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों लोग, चाहे एनआई हो चाहे एनओआई हो, दोनों बहुत एक्सट्रीम बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल जीवन की अगर हम बात करते हैं तो दोनों अप्रोचेस बहुत, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। जैसे मैं आपसे कहूं, एनआई अप्रोच कह रहा है कि दाल में जितना नमक बढ़ाते जाओगे उतना अच्छा, उतना टेस्ट बढ़ता जाएगा। तो आपने 1 किलो दाल में 5 किलो नमक डाल दिया। और एनओआई कह रहे हैं सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, नमक डालो ना डालो कोई फर्क नहीं है। जबकि सच्चाई दोनों नहीं है। ट्रेडिशनल अप्रोच रियलिस्टिक बात करता है, वो इन दोनों की बीच की बात करता है कि ना तुम्हारा ना हमारा। जैसे मार्केट में आप जाते हैं कभी कोई चीज खरीदने, तो कहते हैं ना बीज सही सही लगा लो, तो बीज बीज का लगा लेते हैं, ना तुम्हारा ना हमारा, सही सही लगा लिया।
सेम तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच कहता है कि साहब एनआई भी बिल्कुल बेकार बात कर रहा है, एनओआई भी बिल्कुल बेकार बात कर रहा है। प्रैक्टिकल जीवन में क्या होता है उसको थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच दर्शाता है। मैं आपको बताता हूं भी हूं क्या होता है। देखिए प्रैक्टिकल जीवन में एक कंपनी जब थोड़ा डेट लगाती है, एक कंपनी जब थोड़ा डेट लगाती है तो कहीं ना कहीं उस कंपनी को फायदा मिलता है। आपने इससे पहले मैंने आपको एफएम में सबसे पहले लेवरेज चैप्टर पढ़ाया था, तो आपने पढ़ा था कि जब आप डेट थोड़ा लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी की ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बढ़ती है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब मैंने आपको समझाया था कि डेट की वजह से ईपीएस बढ़ जाता है, क्योंकि डेट एक चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। हम बैंक से लोन लाए या डिबेंचर इश्यू किया 10% पे, 1 करोड़ रुपए का लोन लाए, उसको अपने व्यापार में इन्वेस्ट किया, वहां से कमाया 15%, तो देना तो उन्हीं को 10% पड़ेगा, उनके तो फिक्स है 10%। जो 5% एक्स्ट्रा कमाया उससे अर्निंग पर शेयर बढ़ जाता है। तो जब डेट बढ़ाते हैं थोड़ा तो उससे ईपीएस बढ़ता है। ईपीएस समझ में आया, क्योंकि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उतने ही रहते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर उतने ही रहते हैं, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बढ़ जाती है, क्योंकि डेट से कमाया 15% जितना पैसा लाए लेकिन दे रहे हैं 10%। और एट द सेम टाइम जब थोड़ा डेट बढ़ाते हैं ना तो इक्विटी वालों की बहुत ज्यादा रिस्क नहीं बढ़ती। ट्रेडिशनल अप्रोच का क्या कहना है, बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा है, वो कह रहा है साहब कि जब थोड़ा डेट एक कंपनी लगाए तो इससे ऐसा नहीं होता कि इक्विटी शेयर होल्डर की बहुत रिस्क बढ़ गई, नहीं था, बल्कि इक्विटी शेयर होल्डर इनिशियली तो खुशी होएगा कि इस कंपनी में थोड़ा डेट है तो कहीं ना कहीं हमारा ईपीएस सही रहेगा। तो इनिशियली जब आप डेट बढ़ाते हैं एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच, तो उन्होंने कहा कि इनिशियली जब डेट बढ़ाते हैं तो या तो केई 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 या तो उस समय केई कांस्टेंट होगा या बढ़ेगा भी तो बहुत ग्रेजुअली बढ़ेगा, स्लोली बढ़ेगा। जबकि एनओआई क्या कह रहा था, एनओआई कह रहा था जैसे जैसे डेट बढ़ाते जाओगे उतनी ही तेजी में केई बढ़ता जाएगा और कोई फायदा मिल नहीं पाएगा। जबकि ट्रेडिशनल ने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत डेट अगर आप लेकर के आ रहे हो 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, ये अमाउंट तो मैं बोल रहा हूं, ये तो डिपेंड करता है फर्म कैसी है। हो सकता है फर्म का टर्नओवर करोड़ों में हो तो उसके लिए 1-2 करोड़, तो डिपेंड करता है, तो कोई अमाउंट की बात नहीं। थोड़ा सा डेट जब आप लगाओगे तो बल्कि कई कांस्टेंट होगा या इंक्रीज भी होगा तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। हाँ लेकिन अगर अति कर दी, देखो इस दुनिया में अति हर चीज की बुरी है कि नहीं। अगर आपने अति कर दी, आप डेट लगाते जा रहे हो, डेट लगाते जा रहे हो, डेट लगाते जा रहे हो, उससे क्या होगा, इक्विटी की रिस्क बहुत तेजी में बढ़ेगी। जब इक्विटी की रिस्क बहुत तेजी में बढ़ेगी तो केई भी बहुत तेजी में बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जब केई बहुत तेजी में बढ़ना शुरू हो जाएगा तो केओ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी होगा क्या, अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ फॉर्म में दिखाने की कोशिश करूं तो होगा क्या, होगा ये डेट जो है केडी, ये केडी की लाइन है, अभी समझाता हूं ऐसी लाइन क्यों बनाई, केडी की लाइन है, और ये डेट है, ये कितने रुपए का डेट रखने हैं, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। इन्होंने कहा साहब जब आप थोड़ा थोड़ा, ये कई अब जो बना रहा हूं कई की बना रहा हूं, जब थोड़ा थोड़ा डेट बढ़ाओगे, थोड़ा थोड़ा होगा तो उस समय कई उतना ही रहेगा या बढ़ेगा भी तो आपको जल्दी दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप और बढ़ाते चले गए तो फिर कई भी बढ़ता रहेगा। नहीं, इनिशियली एक प्लेटफॉर्म पे कई थोड़ा सा उतना ही रहेगा या बढ़ेगा भी तो बहुत कम बढ़ेगा जब डेट बढ़ाओगे, लेकिन बहुत बढ़ा दिया डेट, डेट का वेट आपने ज्यादा बढ़ा दिया तो कई तेजी बढ़ गया। इससे होगा क्या, आपका जो केओ है वो इनिशियली, ये केओ की लाइन बना रहा हूं, इनिशियली डिक्लाइन करेगी, कम होगी। इनिशियली केओ कम होएगा, जब डेट बढ़ा रहे थोड़ा थोड़ा केओ कम होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है सर, क्योंकि केई उतनी तेजी में बढ़ नहीं रहा और डेट बढ़ाने से फायदा मिल रहा है, डेट डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ये सारी चीजें देखो आपको इसीलिए समझ में आ रही क्योंकि आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ लिया, लेवरेज पढ़ लिया। सब ना पढ़ाया होता, मैं डायरेक्टली इंस्टीट्यूट के सीक्वेंस के हिसाब से चल रहा हूं तो फिर परेशान हो जाते आप, आपको ये समझ भी नहीं आता, तो रटना पड़ता। अब लेकिन अगर आप दिमाग लगाएं तो थोड़ा सा रटना नहीं पड़ेगा। तो हो क्या रहा है साहब, इनिशियली क्यों कम हो रहा है, क्योंकि के उतनी तेजी में बढ़ नहीं रहा, बट अब आप अति करते जा रहे हो, डेट और बढ़ाते जा रहे हो, डेट और बढ़ाते जा रहे हो तो क्या हो रहा है, के भी बढ़ रहा है, और जब के भी बढ़ रहा है तो क्यों भी क्या होना शुरू हो जाएगा,
बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कह रहे साहब जिस पॉइंट पे केओ सबसे कम हो, ये मैंने अपने मन से हाथ से कर दिया कि केओ जहां सबसे नीचे हो, यहां पे आप देखिए सबसे नीचे करीब यहां दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे समझ रहे हैं ना, ये लाइन, ये इधर जितना भी परसेंट होगा, जिसमें केओ सबसे कम हो वो ही आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। दैट मींस फॉर एग्जांपल इसमें अगर रफली बात करूं तो करीब इतना, यानी 2 लाख 2.25 लाख के करीब अगर आप डेट रखोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि उससे ज्यादा डेट कर रहे हो तो आप देखो केओ की लाइन क्या हो रही है, बढ़ रही है, और उससे कम कर रहे हो तो भी बढ़ी हुई है। तो इनिशियली कम हो रही है और फिर बढ़ रही है। फिर से समझते हैं एक बार और रिफाइन तरीके से समझते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के बीच का अप्रोच है। इस अप्रोच को हम लोग इंटरमीडिएट अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। ये कहता है साहब कि जब डेट की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, तो कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट होती है। सारे अप्रोचेस आपने जो देखे, अभी एनआई भी यही कह रहा था, एनओआई भी यही कह रहा था, कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट होती है। ये भी यही कहता है कि कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट होती है, लेकिन एक सर्टेन लेवल तक। कॉस्ट ऑफ डेट की बात कर रहा हूं मैं, कॉस्ट ऑफ डेट कांस्टेंट होती है लेकिन एक सर्टेन लेवल तक। आप डेट लेकर के आ रहे हो कांस्टेंट, लेकिन डेट बढ़ाते जाओगे तो लोन देने वाले की भी रिस्क बढ़ती है। लोन देने वाला अपना ब्याज का रेट बढ़ा देता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, जब अपन मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, मैंने एग्जांपल शायद लेवरेज में भी आपके साथ दिया था, मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, आटा दाल चावल चीनी शक्कर जो भी खरीदने जा रहे हैं, उसमें जब बल्क में खरीदते हैं तो रेट कम हो जाते हैं। आप चीनी खरीदने गए, मान लो आपने चीनी पूछी कितने रुपए किलो, उसने कहा 40 रुपए किलो। आपने कहा बोरा खरीदना है, पूरा एक बोरा, शिकंजी बनानी घर पे, बाटनी, बोरा खरीदना, बताओ, तो वो रेट कम कर देगा, 38 कर देगा, 37 कर देगा, रेट कम कर देगा। डेट की जब बात करते हैं, बैंक से लोन लेने का पहला ऑप्शन आप 10 लाख का लोन लेने का, दूसरा ऑप्शन 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ का लोन लेने का। बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, कम नहीं करता, क्योंकि बैंक की रिस्क बढ़ जाती है ना। ज्यादा लोन दे दी और आप नीरव मोदी के फ्रेंड निकले, समझे, बैंक की रिस्क बढ़ती है। भाई बैंक को समझे ना, सपोज करो बैंक को 1 करोड़ का लोन बांटना है। अब 1 करोड़ का लोन बांटने में एक ऑप्शन है कि आप खड़े हैं, आपको 1 करोड़ का लोन चाहिए, और 10 लोग खड़े हैं जिनको 10-10 लाख का लोन चाहिए, सबको 10-10 लाख का लोन, 10 लोग 1 करोड़, और आपको अकेले 1 करोड़ बैंक पास, मान लो सपोज करते हैं 1 ही करोड़ रुपए, तो बैंक किसको प्रेफर करेगा? 10 लोगों को 10-10 लाख, सब थोड़ी ना भाग जाएंगे। तो जहां पे क्वांटम ऑफ डेट बढ़ता है वहां पे कॉस्ट ऑफ डेट भी बढ़ेगी। तो इन्होंने कहा ट्रेडिशनल अप्रोच में, बहुत प्रैक्टिकल बात, बहुत प्रैक्टिकल, एनआई हो एनओआई हो, दोनों बिल्कुल अनरियलिस्टिक बातें करते हुए, लेकिन ट्रेडिशनल बहुत रियलिस्टिक बातें कर रहा है। कह रहा है साहब जब आप डेट बढ़ाओगे तो कॉस्ट ऑफ डेट, डेट बढ़ाओगे मतलब वेट ऑफ डेट, जब डेट बढ़ाओगे यानी लेवरेज बढ़ाओगे यानी वेट ऑफ डेट, जब डेट बढ़ाओगे तब क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट एक सर्टेन लेवल तक कांस्टेंट होगी, लेकिन उसके बाद अगर आप डेट बढ़ाते चले गए तो कॉस्ट ऑफ डेट भी क्या होगी, बढ़नी शुरू होगी। तभी आप देखिए नीचे जो मैंने केडी की लाइन बनाई है, ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनाई है, ये लाइन नहीं बनाई मैंने, ये ऐसे नहीं बनाई है। अब देख रहे हैं ये भी क्या हो रही है, बढ़ना शुरू हो रही है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच ने कहा कि केडी भी एक समय तक कांस्टेंट होता है, बट अगर अति करते जाएंगे, जैसे लोग कहते हैं फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज है ना, वॉक, ये सब करना चाहिए। और मान लो एक इंसान कुछ नहीं करता है, मोटा होता जा रहा है, और एक दिन उसको भूत सवार हुआ, वो सड़क पे निकल गया, दौड़ने लगा, 4-5 घंटे तक दौड़ता रहा, या ट्रेडमिल में दौड़ रहा है, 10-20 की स्पीड दे, 20 तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, 10, है ना, तो क्या होगा, पता है क्या होगा, मर जाएगा वो इतना नहीं सहन कर पाएगा, उसको आदत ही नहीं थी। आजकल तो बहुत सारे केसेस आप देख रहे हो, तो ऐसी भी न्यूज आती हैं कि क्रिकेट खेल रहा था, है ना, और भागते भागते वहीं ऑन द स्पॉट उसको हार्ट अटैक आया और मर गया। हम बहुत सारे होते रहते हैं। अब इस कारण क्या है साहब उसका, इसका मतलब फिटनेस पे जाना भी बेकार है? नहीं, हर चीज को एक आपको नॉर्मल रखना पड़ेगा, एक एवरेज रखना पड़ेगा, है ना। तवा जब गर्म होता है तो धीमे धीमे गर्म होता है। सेम तरीके से अगर आप अपने बॉडी के साथ कुछ नहीं करते तो एकदम से 100 किलोमीटर नहीं भागा जाता, आराम आराम से चलिए। यहां पे अगर हम आते हैं तो साहब इनिशियली कॉस्ट ऑफ डेट आपकी उतनी ही रहेगी, लेकिन अगर अति करते जाओगे, डेट और बढ़ाते जाओगे और बढ़ाते जाओगे और बढ़ाते जाओगे, तो लोन देने वाले की भी रिस्क बढ़ रही है कि तुम चुकाओगे कैसे भैया,
तो शक्ल देख के तो लगता नहीं चुका पाओगे, तो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, केडी बढ़ेगा। एट द सेम टाइम केई में आओ, इक्विटी इन्वेस्टर देख रहा है यार ये कंपनी तो लोन पे लोन लिए जा रही है। पहले तो वो ठीक है कि हाँ थोड़ा लोन है, बढ़िया है, लोन चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, कमाएगी ज्यादा, देना कम पड़ेगा, ईपीएस मेरा बढ़ेगा, खुश होता है। लेकिन लोन पे लोन बढ़ाते जाओगे, वो भी बड़ा परेशान होगा कि यार ये कंपनी तो बहुत ज्यादा हाँ रिस्क बढ़ा रही है, फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं उसका के बढ़ जाएगा, एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी कि अगर तुम्हारी कंपनी में लगे रहेंगे, पैसा लगाए रहे, तो हमें फिर ज्यादा रिटर्न दो, तुम्हारा रिस्क ज्यादा है, के बढ़ेगा। और जब आप देखो तो के भी बढ़ रहा है, केडी भी बढ़ रहा है, तो एक समय बाद केओ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो केओ की लाइन बहुत रियलिस्टिक लाइन है, पहले कम होगी और फिर बढ़ेगी। क्योंकि जीवन में अगर हम ये बोल दें कि बिना सोच समझ के कुछ भी कर लो वो ऑप्टिमम होगा, जैसे एनआई कहता था कुछ ना सोचो, कुछ ना सोचो का मतलब वो कहता था डेट बढ़ाते जाओ, केओ कम होता जाएगा, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं था। एनओआई कहता था कुछ कर लो, उल्टा खड़े हो जाओ, केओ में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच्चाई क्या है, व्यापार दिमाग से चलता है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच बहुत आसान अप्रोच है और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब एक बार पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ट्रेडिशनल अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज इंटरमीडिएट अप्रोच। ये दोनों के बीच की बात करता है। किन दोनों की सर पढ़ के देखते हैं। द एनआई अप्रोच एंड एनओआई अप्रोच होल्ड एक्सट्रीम व्यूज। दोनों बिल्कुल, एक पाकिस्तान था तो एक दूसरा ही कोई कंट्री थी, है ना। इन प्रैक्टिकल सिचुएशन both these approaches seem to be unrealistic. तो ट्रेडिशनल व्यू क्या कहता है, ट्रेडिशनल व्यू टेक्स अ कंप्रोमाइजिंग व्यू बिटवीन द टू। ये दोनों के बीच की बात करता है कि ना तुम्हारी ना हमारी, सही सही लगा लेते। तो ये कहता क्या है सर, पढ़ना यहां से ध्यान से। द ट्रेडिशनल अप्रोच टू कैपिटल स्ट्रक्चर सजेस्ट दैट देयर एग्जिस्ट, कहता है हाँ होता है सर, देयर एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो बोले तो डेट का वेट, कितना डेट लगाएं, कितनी इक्विटी लगाएं, डेट टू इक्विटी रेशियो। कह रहे साहब होता है, सोच समझ के डेट लगाना चाहिए। एक ऑप्टिमल डेट टू इक्विटी रेशियो होता है, जिस रेशियो में यानी इतना अगर आप डेट का वेट लगाओगे, इतना डेट का वेट मतलब डेट का अमाउंट भी बोल सकते हैं, वेट ऑफ डेट भी बोल सकते हैं, या अमाउंट ऑफ डेट, उतना लगाओगे तो आपकी क्या होगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी। यानी अगर सोच सम ऑप्टिमम मतलब सबसे अच्छा। तो जैसे इस एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल अगर आप 2.25 लाख की लमसम डेट लगाओगे तो आपका केओ सबसे कम होगा। और ये तो आपको पता ही है, ये तो सारे अप्रोचेस में था, जब केओ कम होता है तो अपने आप वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती है। हमेशा केओ एंड वैल्यू ऑफ फर्म के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, चाहे कोई अप्रोच हो चारों में से। जब भी केओ आपका कम होगा, सबसे कम होगा, तो वैल्यू ऑफ फर्म उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा होगी। तो कह रहे साहब बिल्कुल होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच कह रहा है एक ऑप्टिमल डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हो लगाओगे तो वहां पे उस सिचुएशन में आपका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी केओ मिनिमम होगा एंड मार्केट वैल्यू फर्म की मैक्सिमम होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई पक्का। एज पर दिस अप्रोच डेट शुड एग्जिस्ट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। डेट होना चाहिए, इसे दाल में नमक होना चाहिए, नहीं तो बिना उसके दाल नहीं खाई जाती। बट ओनली अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, एक स्पेसिफिक एक्सटेंट तक, एक स्पेसिफिक लिमिट तक। वंस द फर्म क्रॉसेस दैट ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी अगर आप दाल में नमक डाला, फिर एक चम्मच और डाल दिया, फिर एक, रुक ही नहीं रहे तो क्या होगा, एक ऑप्टिमम टेस्ट के बाद भी अगर आप नहीं रुक रहे हैं, डालते जा रहे हैं, तो क्या होगा, दाल खराब हो जाएगी, खाने लायक नहीं बचेगी। सेम तरीके से डेट अगर आप लगा रहे, पहले क्यों कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन आप डेट बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या होगा, केडी बढ़ना शुरू हुआ, केई बढ़ना शुरू हुआ, तो क्यों भी बढ़ना शुरू हुआ। यानी बियॉन्ड दैट पॉइंट अगर आप ऑप्टिमम से भी ऊपर डेट लगा कर लेके जा रहे हैं, तो क्या होना शुरू हो जाएगा सर, आपकी केई बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी राइजेस, और एक हार्मफुल इफेक्ट दे जाएगी केओ को। केई बढ़ेगी तो अपने साथ किसको बढ़ा ले जाएगी, केओ को बढ़ा ले जाएगी। अबव द थ्रेशोल्ड मतलब वही ऑप्टिमम लेवल के ऊपर अगर आप जाएंगे, और ऐसे केसेस में फिर दिक्कत क्या होगी सर, डब्ल्यूएसीसी बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि कोई नहीं चाहता। और डब्ल्यूएसीसी बढ़ना शुरू हो जाएगा तो मार्केट वैल्यू फर्म की क्या होना शुरू हो जाएगी, डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाने लगेगी, कम होना शुरू हो जाएगी। क्या एजम्पशन है ट्रेडिशनल अप्रोच की, बहुत रियलिस्टिक एजम्पशंस हैं। पहली एजम्पशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए सर्टेन पीरियड, एक समय तक तो कांस्टेंट है, एंड देयर आफ्टर विथ एन इंक्रीज इन लेवरेज, लेवरेज समझ के, लेवरेज का मतलब होता है डेट का अमाउंट, डेट का वेट, ठीक है ना। अगर डेट और बढ़ाओगे तो वो भी क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेट भी क्या हो जाएगी, रेट क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा सर, इंक्रीज हो जाएगा।
दूसरी एजम्पशन की बात करें, एक्सपेक्टेड वेट बाय इक्विटी शेयर होल्डर रिमेन कांस्टेंट और इंक्रीज ग्रेजुअली, यानी केई इनिशियली, एक्सपेक्टेड रेट बाय इक्विटी शेयर होल्डर मतलब समझे ना, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, केई। केई या तो इनिशियली कांस्टेंट होगा, या अगर बढ़ेगा भी तो बहुत ग्रेजुअली, बहुत स्लोली बढ़ेगा, उतनी तेजी में नहीं बढ़ जाएगा। जैसे अगर मान लो 15% है तो 15.1 तो ऐसे बढ़ेगा, नेकेड आई से अगर ग्राफ देखेंगे तो दिखेगा ही नहीं उतना की बढ़ रहा है। आफ्टर दैट, लेकिन आप रुक ही नहीं रहे, आप डेट बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। आफ्टर दैट इक्विटी शेयर होल्डर, आफ्टर दैट मतलब एक ऑप्टिमम लेवल के बाद अगर आप डेट और बढ़ाते चले जाएंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर के पास रिस्क हो जाती है। रिस्क कौन सी, इक्विटी शेयर होल्डर को महसूस होने लगती, स्टार्ट रिसीविंग अ फाइनेंशियल रिस्क, और एक्सपेक्टेड रेट उनका इंक्रीज होता है स्पीडली। समझ में आया, केई बहुत तेजी में बढ़ना शुरू हो जाएगा। इनिशियली केई या तो बढ़ेगा नहीं या स्लोली बढ़ेगा, लेकिन फिर भी आप डेट लगाते चले जा रहे हैं तो केई बहुत तेजी में बढ़ना शुरू हो जाएगा। एज अ रिजल्ट होगा क्या, तीसरी एजम्पशन, डब्ल्यूएसीसी फर्स्ट डिक्रीजेस, डब्ल्यूएसीसी पहले कम होगी एंड देन इंक्रीज होगी। तो बताओ कौन सा ऑप्टिमम होगा, जहां पे डब्ल्यूएसीसी सबसे कम होगी, वो ही लिखा है। कह रहा अगर आप बात करते हैं ग्राफ की, तो लोवेस्ट पॉइंट जो होगा कर्व पे वो ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, यानी केओ जहां पे जिस पॉइंट पे सबसे नीचे होगा, जो ये रहा आपका कर्व, ये रहा, इस पे सबसे लोवेस्ट पॉइंट यहां कहीं था, ये आपका ऑप्टिमम। इतना रखेंगे डेट, इतना डेट रखोगे तो ऑप्टिमम रहने वाला है। इससे ज्यादा नहीं रखो, इससे कम भी ना रखो। दाल में कम नमक होगा तो भी नहीं अच्छा, मैं बहुत अच्छे से एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, और बेहतरीन एग्जाम्पल, और ज्यादा नमक होगा तो भी नहीं अच्छा। इतनी बात आपके जहन में चली गई। पता है सबसे मजेदार बात क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच की, कि जैसे बाकी में तो आपको ना एनआई में एनओआई में फॉर्मेट आपको बताया, वो दिमाग में रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। ट्रेडिशनल में कोई फॉर्मेट याद करने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्या होगा ट्रेडिशनल में, वो आपको ना अलग अलग केसेस दे देगा कि सर अगर हम डेट इतना लगाएंगे तो मार्केट से हमको जो कॉस्ट ऑफ डेट पड़ रही है, जो ब्याज, वो इतनी पड़ रही है, और के इतना हो जाएगा। इतना डेट करेंगे तो सर केडी इतना हो जाएगा, के इतना हो जाएगा, इतना डेट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहेगा आप बताइए सर ऑप्टिमम कौन सा है। तो हम सारे केसेस में अलग अलग केसेस दिए होंगे, अलग अलग केसेस बोल लो, ऑप्शंस दिए होंगे, सिचुएशंस बोल लो, हम अलग अलग केसेस में डब्ल्यूएसीसी निकालेंगे। और डब्ल्यूएसीसी यानी क्यू, क्यू का वही तरीका, तीन तरीके थे ना, टेबल बना के भी कर सकते हैं जैसे क्यू करते थे, या फिर फॉर्मूले से कर सकते हैं। फॉर्मूले में ईवीआईटी वाला नहीं लगेगा यहाँ पे, फॉर्मूले में कौन सा, क्यू इज इक्वल टू के डी इंटू डब्ल्यू डी प्लस के ई इंटू डब्ल्यू ई। या वेट निकालने का एक और जो आपको तरीका बताया हुआ था, क्यू इज इक्वल टू हाँ के डी इंटू डी अपॉन डी प्लस ई, डेट अपॉन इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी मतलब, और प्लस के ई इंटू ई अपॉन डी प्लस ई, राइट। अभी कराता हूं आपको, यानी कोई भी यहां पे चक्कर नहीं है कि टेबल याद करनी पड़े, बस यही फॉर्मूला है जो हम लोग को पहले से आता है। हमें पहले से आता है क्यू इज इक्वल टू के डी डब्ल्यू डी प्लस के ई डब्ल्यू ई। क्या इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या सर, कैसे बेटा, के इज इक्वल टू के डी डब्ल्यू डी को सर हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेट ऑफ डेट को कि इनटू में मतलब के डी के साथ मल्टीप्लाई किया, और वेट ऑफ डेट कैसे लिखे, डेट, डेट का अमाउंट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। ये आपको लिखा हुआ है, पहले मैंने जहां एनआई अप्रोच लिखा था वहां पे सारा फॉर्मूला लिख करके दिया, वही फॉर्मूला लिख रहा हूं। प्लस के ई इंटू वेट ऑफ इक्विटी को कैसे लिख सकते हैं, ई अपॉन डी प्लस ई। इन सब में मतलब इसी तरीके से सारी सिचुएशन जो होगी सब में हम केओ निकालेंगे, जिस सिचुएशन में केओ सबसे कम आएगा हम कह देंगे वही ऑप्टिमम है। और इस पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होगा आइए देखते हैं। डब्ल्यूएसीसी का फुल फॉर्म होता है बेटा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, केओ, केओ और वेटेड ये सब एक ही बात है। डब्ल्यूएसीसी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर इसी को आप केओ बोल सकते हैं, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन कैसे फ्रेम होने वाला है। डिटरमाइन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमल बोलिए, ऑप्टिमम बोलिए, सभी की। डिटरमाइन द ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। और सर इंफॉर्मेशन क्या दी है, ऑप्शंस दिए हैं 7, ऑप्शंस या केसेस 7 दिए। वेट ऑफ डेट दिया है, वेट ऑफ डेट दे दिया, कॉस्ट ऑफ डेट दे दी अलग अलग सिचुएशन में, और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे दी। आपके बात आना, मैंने आपको सिखाया था वेट का टोटल हमेशा 1 होता है, यस और नो। यहां वेट ऑफ डेट दिया है, वेट ऑफ इक्विटी नहीं दिया, तो वेट ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा,
भाई 1 माइनस वेट ऑफ डेट, दैट मीन्स अगर अगर इधर देखो, अगर पहली सिचुएशन में वेट ऑफ डेट 0 है तो वेट ऑफ इक्विटी 1 होगा। टोटल हमेशा वेट का 1 होता है। भूल गए? कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC किया था हम लोग ने टेबल बना के। वेट जो डेट का होगा ना और वेट जो इक्विटी का होगा उसका टोटल हमेशा 1 होता है। तो अगर आपको वेट ऑफ इक्विटी निकालना हो तो कैसे करोगे भैया? 1 माइनस वेट ऑफ डेट, दैट मींस अगर पहली सिचुएशन की बात करें वेट ऑफ इक्विटी, WE मींस वेट ऑफ इक्विटी, 1 माइनस वेट ऑफ डेट कितना है? 0। यानी पहली सिचुएशन में वेट ऑफ इक्विटी कितनी होगी? 1। ये समझ में आया? दूसरी सिचुएशन में हमको वेट ऑफ इक्विटी बता दो, 0.9 होगी। फिर आपकी तीसरे में वेट ऑफ इक्विटी 0.8, 0.7, 0.6। आप समझ गए हैं? सारी सिचुएशन में आपको कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी है, क्यों निकालना? लगाओ फॉर्मूला सातों केसेस में अभी क्यों निकाल के दिखाओ। इससे आसान क्वेश्चन तो कभी जीवन में नहीं हो सकता, सबसे आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आपकी किस्मत चमक गई। ऑप्टिमल कौन सा होगा? जब सब में क्यों निकाल लेंगे सर हम, तो फिर हम अपना जो सबसे कम होगा वो बता देंगे। हैं? सातों केसेस में निकालोगे बेटा जब के हो, तभी तो पता चलेगा कि कौन सा ऑप्टिमल है। ये 7 अलग अलग केसेस हैं। पहला ऑप्शन जैसे मान लो हमें जितना भी टोटल अमाउंट लगाना है उसमें कोई डेट ना लगाएं, पूरा इक्विटी लगा दें। दूसरा ऑप्शन है कि उसमें 0.1 का डेट लगा दें, मान लो 1 करोड़ रुपए हमें लगाने। पहला ऑप्शन है कि 1 करोड़ में 1 रुपए का भी डेट ना लगाएं, पूरा इक्विटी। दूसरा ऑप्शन का मतलब 0.1 का डेट मतलब 1 करोड़ लगाना है तो 0.1 इंटू यानी 10 लाख रुपए डेट के लगा दे, 90 लाख रुपए इक्विटी के। 1 करोड़ हमने एज्यूम किया, बट यहां तो जब वेट दे दिया तो अमाउंट एज्यूम करने की जरूरत ही नहीं। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाइए, KD इंटू WD प्लस KE इंटू WE। करो फटाफट करो। आप चाहो तो सॉल्यूशन फॉर्मूला लिख करके साथ अलग अलग ऐसे कर सकते हो, या फिर टेबल बना के कर लो सॉल्यूशन में। आप एक काम करो, ये टेबल के कॉलम तो बना ही लो, मैं बता दे रहा हूं आपको, आप इससे कैसे एक ही बार में हो जाएगा। सॉल्यूशन जब करना, मैं बता रहा हूं कैसे करो। सॉल्यूशन जब करना तो आप लिखना KO इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख देना, KO इज इक्वल टू KD WD प्लस KE WE। ठीक है ना? टीप रहे हो ना? टीपने माहिर हो तुम लोग? और फिर उसके बाद सॉल्यूशन में आप यही टेबल बनाओ, बस कॉलम और ऐड कर लो। ऑप्शन का एक कॉलम ये भी रहेगा, वेट ऑफ डेट भी रहेगा, KD भी रहेगा, KE भी रहेगा। बताओ एक कॉलम आप कौन सा ऐड कर लो सॉल्यूशन में? वेट ऑफ इक्विटी WE। आप पूरा लिखना वेट ऑफ इक्विटी ब्रैकेट में WE, और एक कॉलम ऐड कर लो बेटा KO का, और ऊपर हेडिंग में फिर से एक बार फॉर्मूला लिख देना, KO इज इक्वल टू KD WD प्लस KE WE। ठीक है? ये मतलब 2 कॉलम और एडिशनल हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 तो थे ही 2 और 6। बना लो फटाफट सॉल्यूशन में। 4 तो जो दिए उसको कॉपी पेस्ट कर लो, और बाकी 2 तो आप निकालो, कुछ तो आप भी करो। फिर जो सबसे कम जहां पे होगा वो हम नीचे कंक्लूजन में करके आपको लिखवा देंगे, या आप खुद भी लिख सकते हो कि इस ऑप्शन में क्यू सबसे कम है, यही हमारा ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है, इसी को अपना लें। ये WE के साथ लिख देना, ये क्या है? वेट ऑफ इक्विटी ब्रैकेट में तब WE लिखना। वेट ऑफ इक्विटी निकाल लोगे ना कि लिख दूं? निकाल लोगे? ठीक है, करो। सर KO एंड KE इक्वल कब होते हैं? बेटा KO और KE तब इक्वल होगा जब डेट होगा ही नहीं, केवल इक्विटी फाइनेंस्ड होगा ना, तो फिर जो KE होगा वही KO होगा, जो KO होगा वही KE होगा। एक ही सोर्स है तो उसका आप एवरेज निकालोगे तो वही आएगा। मान लो आप एग्जाम, किसी बच्चे ने एक ही सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, 90 मार्क्स आए, तो परसेंटेज भी निकालेगा तो 90% हुए। 50 मार्क्स आए तो 50% हुए। एक ही सब्जेक्ट है अगर, तो यहाँ पे अगर एक ही सोर्स है, केवल इक्विटी है, डेट है ही नहीं,
तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के वही केओ है। ऐसी सिचुएशन में दोनों जो है वो इक्वल होंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग का भी हो गया क्या? अच्छा, किस में बता रहे हो सबसे कम आया? ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन 4 में क्यों कितना आ रहा है? 10.75 इस वाले में है बेटा। इससे कम किसी में नहीं है पक्का है? फिर बढ़ रहा है तो नीचे कंक्लूजन लिख दी? नहीं लिखी? अपने मन से एक लाइन बना के लिखो ना। क्या लिखोगे? कि मेरी शादी में जलूल जलूल आना, ये नहीं लिखना, क्या लिखोगे? हाँ वत्सल, आपका नहीं आया? बहुत मुबारक हो। बगल वाले भाई साहब से मदद लो, देखो क्या बताते हैं वो। देखो बेटा, इनका देख के बता दो इनकी कहाँ गलती है। चलो फिर, जिनका नहीं आया तो एक बार बताना पड़ेगा है। बड़ा आसान था भाई ये तो। हाँ बेटा, सर क्या करें? सर जैसे आगे तो बोलो। हाँ हाँ, 10.75 ऑप्शन 4 में और ऑप्शन 5 में 10.8 है। तो फिर दोनों में अगर एक को चुनना है तो और कम, सबसे कम कौन सा? ऑप्शन 4, तो ऑप्शन 4 चुन लो फिर। ठीक है ना? खैर, चलो तो जिनका नहीं आया वत्सल जी एक मिनट देख लें। प्राची भी कह रही हैं। अच्छा एक मिनट देख लीजिए, दोनों को एक बार बता दें कहाँ गलती कर रहे हैं। पहले केस में बताओ वेट ऑफ इक्विटी कितना है? वेट ऑफ डेट 0 है तो वेट ऑफ इक्विटी 1 है। फिर 0.9 है, क्योंकि ये 0.1 है ना बेटा, तो 1 माइनस 0.1 0.9। फिर 1 माइनस 0.2 0.8। फिर 1 माइनस 0.3 0.7 0.6 0.5 एंड 0.4। फिर क्यू का ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसको अब सॉल्व आपके लिए कर देता हूँ। क्यू इज इक्वल टू के डी आपका 5। दिख रहा है पहले केस में ये के डी बेटा उठा रहा हूँ। अभी तक देखो वत्सल, तुम भी बेटा देख, सिखा रहा हूँ, सीखो। के डी 5 इंटू वेट ऑफ डेट 0 प्लस के ई 12 इंटू वेट ऑफ इक्विटी आपने ये कितना निकाला? 1। ठीक है, ओके। अब भाई इसको सॉल्व तो आप कर ही लेंगे। 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्या बात है, बहुत ब्रिलियंट है आप लोग तो ये मैं लिख देता हूँ इस इक्वल टू 12 और परसेंट, क्योंकि ऑलरेडी मैंने परसेंट में पकड़े ना तो अपने आप परसेंट में इंटू 100 दोबारा नहीं किया, क्योंकि केडी 5% पकड़ लिया, के इतना पकड़ लिया। ऐसे ही बताओ दूसरे वाले में सर क्या करेंगे? केओ इज इक्वल टू बेटा केडी आपका दिया हुआ है, दूसरे का दूसरा उठाना 5 5 ही दिया, ठीक है, इंटू सर वेट कितना है सर? 0.1 है बेटा, प्लस सर केई कितना है? केई बेटा आपका 12 है और वेट ऑफ इक्विटी 0.9 इज इक्वल टू, करो जरा, 5 इंटू 0.1 0.5, दोनों को जोड़ के बता रहे आप, 11.3। अब बताओ आगे निकाल लेंगे वत्सल? है नहीं? हाँ, हम समझ नहीं पाए आपने क्या बोला मन के अंदर, अपने मन की बातें भी नहीं पढ़ पा रहे हम। सारे कराऊं? अब प्राची आप बताइए, आगे कर पाएंगे आप सारे केसेस ऐसे ही? तो मैं एक बार आंसर सबके लिख दूं क्या? 12 था, फिर 11.3 था, फिर बताओ क्या था? 11 आया, ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और 10.75% लगाते जाना, ठीक है।
और बेटा 10.8, या फिर आपको परसेंट ना लगाना तो आप ऊपर ही जहां के आपने ये हेडिंग डाली है वहीं डाल देना ब्रैकेट में कि इन परसेंटेज है ये भी, ठीक है, जैसे हमने लिखा ना इन परसेंटेज वैसे। और फिर कितना आया 11.25 और फिर 12.20। तो आपका सबसे कम आप कह रहे हैं फोर्थ में आया, तो आप नीचे कंक्लूजन लिख दो एक लाइन में, ये तो आप बना लोगे। कुछ भी बता दो, 1-2 लाइन 4 लाइनें लिख दो, कोई ऐसी बात नहीं, बस ये बता दो कि ये बढ़िया है। आपने लिख दिया, क्या लिखा आपने? द ऑप्शन 4 इज द मोस्ट ऑप्टिमम क्यू, बस, और कुछ भी? एक आधी लाइन और लिख दो। जैसे आपने लिखा ना ऑप्शन 4 इज मोस्ट ऑप्टिमम क्यू, उसके आगे थोड़ा सा बता दो, वेयर द वेट ऑफ डेट इज 0.3 एंड वेट ऑफ इक्विटी इज 0.7 and Q among all the options being least, which is 10.75. सबसे आसान अप्रोच कौन सा लगा आप लोग को? एनआई लगा, एनओआई लगा कि ट्रेडिशनल लगा? ट्रेडिशनल, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ अलग अलग केसेस सब कुछ आपको दिए होंगे, आपको सब में क्यू निकाल लेना है और जिसका सबसे कम क्यू आ जाए आप उसको बोल दीजिएगा कि ये भैया तुम्हारा ऑप्टिमम है, ये सबसे अच्छा, ठीक है? बताओ भाई वत्सल, अब हो गया? कहां प्रॉब्लम आ रही थी, कहां दिक्कत आ रही थी? पता ही नहीं, ये भी नहीं पता चल पा रहा कहां प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है फिर तो, है? पहले किया तो आंसर अलग आ रहा था, दूसरी बार किया तो क्या जादू हुआ ऐसा जीवन में? जादू कुछ तो हुआ होगा। चलो भाई, 3 अप्रोचेस हो गए हैं, कौन कौन से अप्रोच हो गए? और चौथा मिलने वाला है आपको एमएम अप्रोच, ये हर जगह आपको मिल जाएंगे। मोदी जी, मोदी गिलानी, मोदी जी मतलब मोदी नहीं, तो पूरा नाम इनका मोदी गिलानी मिलर थ्योरी या मोदी गिलानी मिलर अप्रोच भी बोल सकते हैं। अच्छा, मजेदार बात यह है एमएम अप्रोच की कि एमएम अप्रोच यानी एमएम साहब, ये 2 लोग थे बेसिकली, ठीक है ना? हाँ, तो खैर तब उनका नाम एमएम पड़ा। खैर, एमएम साहब जो हैं ये सपोर्ट करते हैं एनओआई अप्रोच को। मजेदार बात सुनिएगा, पहले आया दुनिया में एनओआई अप्रोच, बाद में आया था एमएम अप्रोच। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, जो आपको बहुत कम, बहुत डेप्थ वाली बुक्स में देखेंगे तो मिलेगा आपको। तो पहले क्या आया? एनओआई, और फिर क्या आया? एमएम। और एमएम साहब चोरी नहीं करते, चोरी वर्ड अच्छा नहीं लगता, चोरी वर्ड अच्छा लगेगा क्या? नहीं, सपोर्ट करते किसको? एनओआई अप्रोच। और अच्छी बात यह है कि एग्जैक्टली जो एनओआई अप्रोच में आपने पूरा फॉर्मेट पढ़ा, वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का, ईबीआईटी 1 - टी अपॉन क्यू, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, और फिर लीवर्ड फर्म के लिए वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म इनटू डेट, मतलब प्लस डेट इनटू टैक्स रेट। अच्छी बात यह है मोदी गिलानी जी भी यही, बिल्कुल सब कुछ यही देते, यानी आपको दोबारा इतना भयानक नहीं पढ़ना पड़ेगा। जैसे एनओआई में निकलता है वैसे ही मोदी गिलानी मिलर अप्रोच में भी निकलता है। तो सवाल यह आया, जब सब कुछ इन्होंने भी सेम दे दिया तो फिर ये फेमस क्यों हो गए? जैसे आज अगर मैं भी एनओआई अप्रोच की बात करने लगूं तो मेरा नाम तो आएगा नहीं यहां पे, तो ये फिर फेमस क्यों हो गए? ये बड़े समझदार थे, इन्होंने एनओआई अप्रोच का वो लूपहोल पकड़ा जो जल्दी कोई नहीं पकड़ पाया। लूपहोल क्या था समझिएगा। एनओआई अप्रोच में क्या था, जब डॉरेन डेविड साहब ने दिया, बहुत डेप्थ समझ लेंगे तो आपको एमएम की बिल्कुल असलियत सामने आ जाएगी। जब डॉरेन डेविड साहब ने एनओआई अप्रोच दिया, तब डॉरेन डेविड साहब ने केवल यह कहा कि जैसे आप डेट का प्रपोर्शन बढ़ाएंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी और क्यू भी आपका क्या होगा? उतना ही रहेगा, क्योंकि क्यू चेंज नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी। लेकिन डॉरेन डेविड साहब की जो कमी रही, जो लूपहोल रहा, वो ये रहा कि उन्होंने ये समझाया ही नहीं लोगों को कि ऐसा होगा क्यों। वो तो मैंने आपको समझाया था जब एनओआई पढ़ाया था कि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप डेट का वेट बढ़ाएंगे
तो इक्विटी की रिस्क बढ़ेगी, इक्विटी की रिस्क बढ़ेगी तो इक्विटी की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, और उनकी अगर एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी तो उनका केई बढ़ेगा। ये बात समझाई थी एमएम साहब ने। समझिएगा, एनओआई अप्रोच जब डॉरेन डेविड साहब ने दिया तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, तो लोगों को यह बात गले के नीचे नहीं उतरी कि ऐसा क्यों भैया, आप कैसे कह दे रहे हैं कि केई जो है वो बढ़ जाएगा। समझाना तो चाहिए आपको, वो एक कमी थी जिसको पूरा किया एमएम साहब ने, यानी उसी चीज को और अच्छे से समझा दिया और ज्यादा फेमस हो गए। जितना एनओआई अप्रोच फेमस नहीं हो पाया उतना एमएम, जबकि सबकी सेम कह रहा था। दूसरी बात, एमएम साहब ने एक और अच्छी चीज करी। एमएम साहब ने जब एनओआई अप्रोच को सपोर्ट किया कि हमारे हिसाब से भी केओ कांस्टेंट होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, और वैल्यू ऑफ फर्म भी कांस्टेंट होती। जब एमएम साहब ने एनओआई को अप्रोच को सपोर्ट किया तब बहुत से लोगों ने एमएम साहब को क्रिटिसाइज किया कि नहीं सर आप कैसे बोल रहे हैं, आप भी गलत बोल रहे हैं, डॉरेन डेविड साहब भी गलत बोलते थे और आप भी अब ये बोलने लगे हैं गलत बोल रहे हैं। तो एमएम साहब ने उस बात को प्रूफ किया। अच्छी बात समझिएगा एमएम साहब की, और क्यों फेमस हो गया बिल्कुल आपको समझा रहा हूं। एमएम साहब ने उस बात को प्रूफ किया कि हम ये प्रूफ कर सकते हैं। कैसा होता है? लोगों ने कहा सर प्रूफ कैसे कर सकते हैं आप? एक तो एक्सप्लेनेशन तो दे ही दी है कि के इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब डेट बढ़ता है तो इक्विटी की रिस्क बढ़ती है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी तो के ही बढ़ेगा। और उन्होंने कहा साहब हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि ऐसे केसेस में दो फर्म जहां पे एक में डेट है एक में डेट नहीं है और टैक्स नहीं है, उनकी भी एजम्पशन वही थी कि टैक्स नहीं है, दोनों की वैल्यू कभी अलग हो ही नहीं सकती, दोनों की वैल्यू सेम होगी, हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं। लोगों ने कहा नहीं सर ऐसा नहीं होता, दोनों की वैल्यू अलग होती है लोगों के हिसाब से। एमएम साहब एक तरफ थे, आम जनता एक तरफ थी। आम जनता का क्या कहना है, कहानी सुनते जाइएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। आम जनता का क्या कहना है कि ऐसा नहीं होता, वैल्यू ऑफ फर्म अलग अलग होती है। आम जनता का कहना है, या जो थोड़े बहुत एक्सपर्ट थे उनका कहना था कि साहब डेट वाली जो फर्म होती है उसकी वैल्यू ऑफ फर्म अलग होती है, और जो अनलीवर्ड फर्म होती है जहां डेट नहीं होता उसकी वैल्यू अलग होती है। एमएम साहब ने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, हम इस बात को प्रूव कर सकते। लोगों ने कहा सर प्रूफ कैसे कर सकते? तो एमएम साहब ने एक आर्बिट्रेज थ्योरी बनाई, एक आर्बिट्रेज प्रोसेस से इस चीज को प्रूव किया। अब ये आर्बिट्रेज क्या होता है? आर्बिट्रेज का मतलब हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड में होता है श्योर शॉट प्रॉफिट। समझते जाना, सब लिखा है, सब समझाऊंगा, बट पहले एक बार ओवरव्यू बहुत जरूरी है। एमएम साहब ने आर्बिट्रेज थ्योरी बनाई। कौन सी थ्योरी बनाई? आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज मतलब श्योर शॉट प्रॉफिट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से पहले समझाऊं आर्बिट्रेज का मतलब, फिर मुद्दी गिलानी में जाऊंगा। मान लीजिए जैसे मैं सुबह ना अपने घर से कोचिंग आ रहा था और आपको पढ़ाने के लिए आ रहा था। सुबह में जब अपने घर से निकला तो ना रास्ते में एक बैंक पड़ा, लेट्स से बैंक ऑफ इंडिया पड़ा, ठीक। वहां पे बाहर बोर्ड में लिखा था कि $1 इज इक्वल टू लेट्स से 80 रुपीज। $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पढ़ा, बाहर वहां पे बाहर बोर्ड पे लिखा था कि $1 इज इक्वल टू 85 रुपीज। हमने तुरंत गाड़ी रोकी, गाड़ी साइड में करी, हमने आज की क्लासेस कैंसिल, आज पैसा कमाएंगे। और मेरे दिमाग में तुरंत एक तरकीब आई। बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है $1 80 का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है $1 85 का, 85 का। मेरे दिमाग में एक तुरंत तरकीब आई। मैंने कहा गाड़ी साइड में, बच्चों तुम लोग घर जाओ, आज कोई क्लास नहीं। मैं क्या किया, मैं गया बैंक ऑफ इंडिया, मेरे पास 80 रुपए पड़े थे जेब में। मैं गया बैंक ऑफ इंडिया और वहां पे मैंने 80 रुपए देके मैंने कहा मुझे $1 खरीदना है, तो उन्होंने मेरे से 80 रुपए लिए और $1 दे दिया। तुरंत थोड़ा आगे गया, गाड़ी साइड में थी, पेट्रोल लगता, बार बार स्टार्ट करते, पैदल पैदल गया, है ना। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसका हमको $1 बेचना है, हमने उसको $1 बेचा। उसने हमको कितने दिए? 85 दिए। शुद्ध मुनाफा 5 रुपए का। अब मैं आ जाऊं पढ़ाने? पागल हूं क्या, अभी कहे आ जाऊं पढ़ाने? अबे इंसान लालची है, अभी नहीं आऊंगा पढ़ाने, आज की क्लास कैंसिल करी, इतने में थोड़ा कैंसिल करते। और मैं दोबारा गया बैंक ऑफ इंडिया, मैंने कहा फिर से मेरे को $1 खरीदना है। कह रहे $1 का करोगे क्या? हमने कुछ भी करेंगे, तुम लाओ यार $1। हमने पैसे पकड़ो।
उसने कहा नहीं नहीं, अब 80 का नहीं देंगे, अब डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, हम 81 का देंगे। हमने लो 81 लो, डॉलर लो। 81 का हमने डॉलर लिया, डिमांड बढ़ी तो उसने ना रेट बढ़ा दिया। इकोनॉमिक्स पढ़ी कभी आपने जीवन में? हाँ। फटाफट गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अपने डॉलर बेचना है, कह भी तो बेच के गए, हमने कहा एक और है खरीदो। कह रहा नहीं नहीं 85 का नहीं खरीदेंगे, हम 84 का खरीदेंगे। हमने कहा है, कह रहा हमारे पास सप्लाई बहुत बढ़ गई है, सप्लाई बहुत बढ़ गई है, हमारे पास डिमांड उतनी है नहीं, 84 दे पाएंगे। ठीक है चलो 84 दो, 84 लिए, फायदा बोलो 3 रुपए। अब आ जाऊं पढ़ाने? हाँ अब दोबारा जाऊंगा भाई, आप समझने की कोशिश करिए ना, आज पूरे दिन यही करने वाले हैं। फिर दोबारा गया बैंक ऑफ इंडिया, हमने कहा फिर से डॉलर खरीदना है। कह रहा आप तो सुबह से यही कर रहे, हमने अब यही करेंगे, बहुत अच्छा लगता है डॉलर देखने में, लाओ। उसने कहा नहीं अभी 81 का भी नहीं देंगे, 82 का देंगे। कितने का देंगे? 82 का। मैं ठीक अच्छा 82 का दो यार, बहुत लालची इंसान हो, लाओ 82 का लाओ। 82 का डॉलर लेके भागते हुए गया, कहाँ? हाँ, हमने कहा ले डॉलर लो, पैसे लाओ। कह रहा भी बेच के, हमने कहा और लो, बहुत है मेरे पास, टेंशन ना लो तुम, पैसे लाओ। उसने सर 84 नहीं दे पाएंगे। हमने क्यों? अभी तो 84 में बेच के, कह रहा अब 83 देंगे, बहुत डॉलर हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं, सप्लाई बढ़ रही, रेट हमने कम कर दिए, यही चलता है जमाना, यही है। मतलब 83 लाओ। अब कितना फायदा? 1 रुपए का। और मैं फिर पे गया बैंक ऑफ इंडिया, हमने डॉलर चाहिए, लो 82 लो, 82 लिए थे तुमने? कह रहा नहीं 82.5 चाहिए। बहुत ज्यादा लालची हो, नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी तुमको। कह रहा हम यही है। हमने कहा अच्छा रुको, अभी रुको, पहले हम पता करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके। हम बैंक में, स्टेट बैंक में गए, हमने कहा एक और डॉलर ला रहे हैं, तुम 83 में ले लेना। कह रहा नहीं अब 82.5 में लेंगे, हमारी सप्लाई बढ़ रही तो हम रेट कम कर रहे हैं, उधर डिमांड बढ़ रही है, बैंक ऑफ इंडिया की रेट क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। हमने कहा दत्त तेरे की। हमने तुरंत बच्चों को मैसेज डाला, जो जहां है वापस तुरंत कोचिंग पहुंचो, क्लास होगी। क्यों? अब आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। खत्म हो गई, कैसे खत्म हो गई? वो 82.5 का दे रहा है, स्टेट बैंक भी कह रहा है 82.5, यानी जब तक हमने दोनों को सेम रेट पे नहीं पहुंचा दिया, हम सांस नहीं लेंगे। और हम छोड़िए, दुनिया का कोई इन्वेस्टर सांस नहीं लेगा। जब भी सेम चीज में दो अलग अलग जगह पे वेरिएशन होता है रेट का, तो इन्वेस्टर आर्बिट्रेज का फायदा उठाता है। आर्बिट्रेज का मतलब है साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सेम कमोडिटी और शेयर और स्टॉक। साइमल्टेनियसली मींस तुरंत खरीदा तुरंत बेचा, पलक झपकते ही। श्योर शॉर्ट प्रॉफिट इसीलिए बोल रहे हैं। श्योर शॉर्ट प्रॉफिट मतलब पहले दोनों सिचुएशन भांप ली हमने कि यहां 80 का मिल रहा है, वहां 85, तब हमने काम करना शुरू किया, उसको बोलते हैं श्योर शॉर्ट प्रॉफिट। बट ये पॉसिबिलिटी खत्म क्यों हो गई? ये बनी क्यों नहीं रही? क्योंकि अभी तो आपने जो एग्जाम्पल समझा, वो समझा कि मैं ऐसा कर रहा था, जबकि असलियत समझिए, एक इन्वेस्टर थोड़ी ना होगा। बच्चा खुद भी कोचिंग नहीं आया था, बच्चे भी लगे हुए थे लाइन में कि हमें भी डॉलर खरीदने हैं और हमें भी डॉलर बेचने हैं। बच्चे छोड़िए, पूरी दुनिया लगी हुई थी। और मार्केट ग्लोबल है, ग्लोबलाइज मार्केट। अब तो लाइन में भी लगने की जरूरत नहीं, सब ऑनलाइन है। कभी भी अगर आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटी आएगी, वैसे तो कभी आती नहीं है, अगर कभी आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटी आएगी तो आपको पता है पलक झपकते खत्म हो जाएगी। आप पलक नहीं झपका पाएंगे, खत्म हो जाएगी। क्यों? क्यों खत्म हो जाएगी सर पलक झपकते ही? भाई इतने लोग बैठे हैं, जहां कोई चीज सस्ती मिल रही होगी तुरंत सब टूट पड़ेंगे खरीदने पे, और जहां महंगी बिक रही होगी वहां बेचने पे तुरंत क्या होगा? जहां बिक रही है महंगी, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, अरे मेरी तरफ देखो, जहां बिक रही है महंगी रेट ज्यादा, जहां सस्ती खरीद रहे वो रेट ये। जैसे ही ऐसा पता चलेगा, खरीददार तुरंत खरीदेगा, तुरंत बेचेगा, और एक तो नहीं होंगे, करोड़ों होंगे। ऐसे हो जाएगा, तुरंत ऐसे बराबर पे हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। तो आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटी प्रैक्टिकल जीवन में आपको कभी देखने को नहीं मिलेगी, और कभी आ भी गई तो जब तक आप सोचोगे तब तक खत्म हो चुकी होती है। यही होता है आर्बिट्रेज, क्योंकि मार्केट बड़ा कॉम्पिटिटिव है। आर्बिट्रेज मींस साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग। तो ये तो मैंने एग्जांपल लिया 80-85, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, नहीं तो लोग यही करने लग जाएंगे। अब आते हैं एमएम साहब ने इसी थ्योरम को, ये तो एग्जांपल मेरा था डॉलर वाला, उन्होंने ये एग्जांपल लेने उन्होंने अपना लिया, मैंने तो आपके लिए इजी एग्जांपल था।
आर्बिट्रेज को अपनाया अपनी बात को समझाने के लिए। एमएम साहब ने कहा कि साहब देखो आप लोग क्या कह रहे हो, बाकी लोग क्या कह रहे थे, बाकी जो एक्सपर्ट्स थे उनका कहना था कि साहब लेवरेज फर्म की वैल्यू ज्यादा होती है और अनलेवरेज फर्म की वैल्यू कम होती है। तो एमएम साहब ने कहा देखो अगर ऐसा है कि दो कंपनियां हैं जो आइडेंटिकल है इन ऑल रिस्पेक्ट, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट का मतलब मैं बार बार आपको समझा चुका हूं कि अगर एक कैलकुलेटर बनाती है तो दूसरी भी कैलकुलेटर बनाती है, तो कह रहे साहब एमएम साहब ने पानी पी लो, एमएम साहब ने कहा कि अगर एक कैलकुलेटर बनाती है दूसरी भी कैलकुलेटर बनाती है, सिर्फ दोनों का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है, एक में केवल इक्विटी है दूसरे में इक्विटी और डेट है, और आप लोग कह रहे हैं कि इक्विटी और डेट जो होगा जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अब अगर ऐसा होगा जब उसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो जो उसका इन्वेस्टर है जिसने पैसा ऑलरेडी लगा रखा है उसकी वैल्यू बढ़ गई, वो क्या करेगा, उसके शेयर बेचेगा, महंगे हो गए बेचेगा, और जिसकी वैल्यू कम चल रही है जो अंडर वैल्यू चल रहा है उसके शेयर खरीदेगा, उसके शेयर बेचेगा उसके शेयर खरीदेगा, साइमल्टेनियसली उसके बेचेगा इसके खरीदेगा, उसके बेचेगा इसके खरीदेगा। होगा क्या, धीमे धीमे करते हुए जब उसके बेचेगा तो उसकी वैल्यू जिसकी ज्यादा थी वो कम होना शुरू होगी, और जिसकी वैल्यू कम थी उसके खरीदेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू होगी, और एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे खड़े होंगे और आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। लोगों ने कहा यार ये बात तो सही कह गया, मोदी जी कुछ ऐसे ही नहीं बोल गए। उन्होंने कहा हम आप ही की बात मान लें, वैसे तो मोदी जी का कहना था कि दो फर्म की वैल्यू अलग अलग हो नहीं सकती, लेकिन अपनी बात समझाने के लिए उन्होंने कहा चलो आपकी बात को थोड़ी देर मान लेते हैं। कई बार होता है ना समझाने के लिए, आप घर वालों से कह रहे हैं ठीक है यहाँ जाना वहां जाना, थोड़ी देर कहते हैं आपकी बात मान लेते, फिर वो ऐसे समझाएंगे आपको कि आपको समझ में आ जाएगा नहीं नहीं आप गलत कह रहे थे। सेम तरीके से मोदी जी ने कहा कि भाई अगर ऐसा होगा तो जो महंगी वाली फर्म है उसके लोग क्या करेंगे, शेयर बेचेंगे, और जो सस्ती वाली फर्म है उसके लोग क्या करेंगे, शेयर खरीदेंगे, और ये दोनों क्या होगा जब इसके शेयर बेचेंगे तो सप्लाई बढ़ेगी, रेट कम होगा, जब इसके शेयर खरीदेंगे डिमांड बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा, दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी, आर्बिट्रेज की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और पलक झपकते ऐसा हो चुका होगा। ऐसा नहीं कि ऐसा होने में 1 2 साल 2 साल 4 साल लग जाएंगे, एक दिन भी छोड़िए साहब, एक मिनट भी छोड़िए, कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनी सेकंड्स में काम हो चुका होगा। इस बात को एमएम साहब ने समझाया एक पूरे एग्जाम्पल से। एग्जाम में हो सकता है एक छोटा सा क्वेश्चन बना दे इस तरीके का जिसमें वो आपको सारे पैरामीटर्स ये सब दे दे, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, इस तरीके का क्वेश्चन बना करके ये इतना ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे दे आपको और कह दे आपसे कि भैया आप दिखाओ आर्बिट्रेज प्रोसेस, कि आर्बिट्रेज कैसे होगा, तो मैं भी समझाऊंगा कि कैसे होने वाला है, लेकिन पहले ना एक बार ऊपर पढ़ लेते हैं, आज का टाइम के हिसाब से ऊपर पढ़ लेंगे, आज ये करेंगे कल, ठीक है। तो आज पहले ऊपर पढ़ लेते हैं, क्या बता रहे मोदी गिलानी मिलर थ्योरी, क्या बता रहे, एज पर एमएम द वैल्यू ऑफ ए फर्म डिपेंड सोली ऑन इट्स फ्यूचर अर्निंग स्ट्रीम। एमएम साहब के हिसाब से, एमएम के हिसाब से फर्म की वैल्यू केवल इस पे डिपेंड करती है कि फर्म कितना भविष्य में कमाएगी, एंड हेंस इट्स वैल्यू इज अनअफेक्टेड बाय इट्स डेट इक्विटी मिक्स। डेट इक्विटी मिक्स मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर, कह रहा कैपिटल स्ट्रक्चर से वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है, केवल इससे लेना देना है कि फर्म के अंदर अर्निंग पोटेंशियल कितना। इन शॉर्ट they concluded, MM concluded that a firm's value stem from its asset, एक फर्म की वैल्यू उसके एसेट से निकल के आती है, रिगार्डलेस कि वो एसेट्स को फाइनेंस कैसे कराया गया, वो मशीन खरीदने के लिए डेट लेके आए कि इक्विटी लेके आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने आर्बिट्रेज प्रूफ किया, दे यूज्ड एन आर्बिट्रेज प्रूफ टू डिमॉन्स्ट्रेट कि कैपिटल स्ट्रक्चर इररेलेवेंट होता है। तो एनओआई में जो कमियां थी, क्योंकि उन्होंने कोई आर्बिट्रेज प्रूफ नहीं किया डॉरेन डेविड साहब ने, ना ही इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया, उस कमी को इन्होंने पूरा किया और लोगों को ये बात नहीं समझाने की कोशिश करी। तो आर्बिट्रेज का मतलब अंडरलाइन करके लिख लीजिए, श्योर शॉर्ट प्रॉफिट। आर्बिट्रेज प्रूफ लिखा है ना, आर्बिट्रेज का मतलब होता है श्योर शॉर्ट प्रॉफिट, दैट इज साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग। साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग। तो एमएम साहब ने क्या किया, फिर से पढ़ रहा हूं थ्योरी, दे यूज्ड एन आर्बिट्रेज प्रूफ टू डिमॉन्स्ट्रेट कि कैपिटल स्ट्रक्चर इज इररेलेवेंट अंडर देयर अजम्पशन। इफ, उन्होंने कहा अगर, जैसा कि बाकी लोग कह रहे थे, उन्होंने कहा अगर आपकी बात मान ले थोड़ी देर के लिए, इफ डेट फाइनेंसिंग रिजल्टेड इन ए हायर वैल्यू फॉर द फर्म, अगर डेट फाइनेंसिंग से अगर आप लोगों के हिसाब से ज्यादा वैल्यू हो, देन किसके मुकाबले, देन इक्विटी फाइनेंसिंग मुकाबले,
तो इन्वेस्टर हु ओन्ड शेयर्स इन ए लेवरेज्ड फर्म, लेवरेज बोले तो जिसमें डेट फाइनेंस मतलब इक्विटी भी है डेट भी है, वो क्या कर सकता है, कह रहे हैं एमएम साहब, कुड इंक्रीज देयर इनकम बाय सेलिंग दो शेयर, वो अपने शेयर बेच देगा, एंड यूजिंग द प्रोसीड, प्रोसीड मतलब जो पैसा मिला प्लस थोड़ी उधारी ले लेगा, अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना तो उससे और समझाऊंगा आपको, प्लस थोड़ी उधारी ले लेगा, क्यों सर, क्यों ऐसा करेगा, टू बाई शेयर्स इन एन अनलेवरेज दैट इज ऑल इक्विटी फाइनेंस फर्म, वहां के शेयर सर क्यों खरीदेगा, सस्ता चल रहा है। The simultaneous selling of shares in the leveraged firm and buying of shares in an unleveraged firm would drive the prices of the stock. Simultaneously जब ये करते रहेंगे लोग तो स्टॉक के प्राइसेस कहां पहुंच जाएंगे, टू द पॉइंट, ऐसी सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे वेयर द वैल्यू ऑफ द टू फर्म्स वुड बी आइडेंटिकल, क्योंकि उससे पहले लोग सांस ही नहीं लेंगे, सांस लेना समझते हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं सांस तो लेने दो, मतलब उससे पहले लोग रुकेंगे नहीं, तब तक लोग करते रहेंगे। Thus, according to MM, एक फर्म का स्टॉक प्राइस इज नॉट रिलेटेड, कोई लेना देना है ही नहीं कि कितना डेट है, कितना इक्विटी है, कितनी मिक्सिंग कर रखी है, इसका कोई लेना देना नहीं। इस बात को इन्होंने इस एक एग्जाम्पल से समझाया, जिसमें ये सब इन्होंने फिगर जो है ये सब एज्यूम करी लोगों के हिसाब से कि ठीक है हम दो फर्म मान लेते हैं, एक फर्म एक्स एक फर्म वाई, और लोगों के हिसाब से इन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग कह रहे हैं कि दोनों की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, तो हम भी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। पहले लोगों के हिसाब से लिया और फिर अपनी बात को इन्होंने समझाया आर्बिट्रेज करते हुए कि अगर ऐसा होगा तो लोग ये करेंगे, और ये करने के अलावा वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि आर्बिट्रेज मैकेनिज्म होगा और लेवरेज फर्म की वैल्यू कभी भी अनलेवरेज से ज्यादा नहीं हो सकती। बट इस बात को आप टेंशन ना लीजिए, मैं बहुत डिटेल में आपको अगले टर्म पे समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है इंस्टीट्यूट आपको दे दे, तो इंपॉर्टेंट है। बस आपसे एक गुजारिश है कि आप ना जब अगली क्लास में आए तो क्वेश्चन 4 बार पढ़ के आइएगा और आंसर भी 4 बार पढ़ के आइएगा। आंसर मैं वैसे बोलता नहीं कभी पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ के आइएगा, क्यों, क्योंकि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन जब 4 बार पढ़ के आएंगे तो अगली क्लास में हम जाएंगे तब एक एक बार में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, पक्का, कोई डाउट किसी को? चलो, थैंक यू।